हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, डेडिकेटेड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या फिर आप डरते हो कि पता नहीं इंग्लिश में बैक ना लग जाए या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बने रहें इस वीडियो में और आप देखिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सभी को जो भी मेथड्स हैं आप सभी के दिमाग में फिट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज डिफरेंट अप्रोचेज एंड जो मेथड टीचिंग है यानी कि शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसके बारे में जो फर्स्ट जैसे कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि जो आपका ग्रामर है उसके बेस पे उसके मेथड पे, क्योंकि देखिए ग्रामर और जो आपका जीटीएम अभी हम इसमें जानेंगे क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे जीटीएम। तो जीटीएम का फुल फॉर्म होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यही है। अब ये फोकस ऑन यानी कि फोकस किस पे करता है, तो फ्रेंड्स ये फोकस करता है लैटिन एंड ग्रीक जो लैंग्वेज होती है, यानी कि ये वो मेथड है या फिर मतलब ये जो मेथड आया था वो लैटिन व ग्रीक भाषा को पढ़ाने के लिए यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज को जो है जानने के लिए, इसके बारे में अच्छे से लर्न करने के लिए जो ये आपका मेथड है वो तैयार किया गया था, यानी कि ओरिजिनेट किया गया था। अब बात यहाँ आ जाती है कि किसने किया था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। तो फ्रेंड्स किसने किया था, तो कार्ल प्लोटेज ने। ठीक है, किसने किया था, तो कार्ल प्लोटेज ने। कब किया था, कहाँ किया था, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी इन जर्मनी यानी कि जर्मनी में। ठीक है, वैसे तो देखिए सिंपली अगर यहाँ बात करी जाए आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं इस पर ज़्यादा जो फोकस किया गया वो किया गया है आपका जो भी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा। ठीक है, अब देखिए यूज आप मदर टंग। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, देखिए इससे आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये मदर टंग है यानी कि ये जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाता है मदर टंग डोमिनेट इन, किसको डोमिनेट करता है मदर टंग। तो आप सभी को जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है वो किसे डोमिनेट करता है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आए कि मदर टंग डोमिनेट इन, तो आप सिंपली कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। यूज आप मदर टंग यानी कि जो बच्चों की मातृभाषा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अगर आपका डायरेक्ट मेथड जो कि आपको आगे पढ़ना होगा, इसके बिल्कुल आप कह सकते हैं मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन, है ना। इसे हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मदर टंग जो है डोमिनेट इन, आपकी जो लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज को डोमिनेट करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो कि मदर टंग, है ना। और वही बात करें आपके डायरेक्ट मेथड की, तो वो टारगेट लैंग्वेज को वैल्यू करते हैं, है ना। बाकी मदर टंग का बिल्कुल भी यूज उसमें नहीं किया जाता है। तो सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे इजी हो। और सेकेंड पॉइंट आपको फोकस करना होगा, देख सकते हैं ग्रामर इज टाट और डिडक्टिवली। टाट डिडक्टिवली मतलब आप निगमन तरीका या फिर तर्कपूर्ण ढंग से, सिंपली आप कह सकते हैं जो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड है वो आपके तर्कपूर्ण ढंग, यानी जैसे कि पहले क्या होता है इसमें पहले आपको रूल बताया जाएगा। जैसे कोई भी मान लीजिए सवाल दिया जाता है आपको या फिर कोई भी, तो सबसे पहले रूल बताया जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से या फिर किस बेस पे ये तैयार किया जाएगा। देन एग्जाम्पल की बात आती है, समझ रहे ना। ग्रामर इज टाट डिडक्टिवली यानी कि पहले रूल यानी कि नियम पर फोकस, देन एग्जाम्पल की प्रक्रिया दी जाती है। ये आपका जो आपका
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें पहले रूल देन एग्जाम्पल, यानी कि पहले बेसिक चीज़ें देन आगे आपको उदाहरण के माध्यम से जो है समझाया जाता है, तर्कपूर्ण ढंग से आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आपका देख सकते हैं पॉइंट आ जाता है एम्फेसिस ऑन ट्रांसलेशन, यानी कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। समझ रहे ना, ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ट्रांसलेशन यानी कि उसमें जो है स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। लेकिन वही बात की जाए आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस मेथड से अगर आप लर्न करते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और देखिए इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, जैसे कि इन ग्रामर मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड और रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका ये ग्रामर मेथड है वो स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने और लिखने पर फोकस करता है। ये जो आपका ग्रामर मेथड है वो रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, वहीं अगर हम आपकी डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो वो रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं, वो फ्लुएंसली, ठीक है, जो भी है वो डायरेक्टली आपका जो आगे का अपना लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसको वो ज़्यादा यूज में लाते हैं। लेकिन वही बात की जाए ग्रामर मेथड की तो फ्रेंड्स इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, तो ये भी आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय रूल। हमने आपको पहले भी कहा टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इसका जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बेसिक चीज़ें यानी कि रूल के माध्यम से जो भी ज़्यादा फोकस पाठ्यक्रम पर दिया जाएगा, बाहर से कुछ भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जो पाठ्य पुस्तक में होगा वही आप पढ़ाएंगे, जो भी रूल्स होंगे, जो भी नियम्स होंगे उसके बारे में ही हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं किताबी भाषा पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, किसमें, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, अब इससे आसान फ्रेंड्स आप सभी को समझाने का कोई तरीका ही नहीं है और आई होप कि आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से, इसमें समझना क्या है, सबसे पहले आप सभी को पता है ये जो मेथड आया था वो लैटिन व ग्रीक भाषा के जो भी पढ़ाने के लिए किया गया था, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को और भी अपने मदर टंग में अच्छे से जानने के लिए ये लाया गया था ये मेथड। ठीक है, उसके बाद से अगर हम डिडक्टिवली यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है और रूल के आधार पर यानी कि रूल के बेस पे पढ़ाया जाता है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट एक मतलब वर्ड होता है, एक वर्ड जो है क्या है, कैसे बना है, फॉर्मेशन फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ड जो इसका यूनिट है, जो इसकी इकाई है वो है वर्ड, यानी कि वोकैब, जो आपकी वोकैबुलरी है उस पर फोकस किया जाता है। समझ रहे हैं ना, तो वर्ड जो है आप सभी बस, जैसे कि वोकैबुलरी की बात यानी कि जो आपकी यूनिट वर्ड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपकी मातृभाषा है, जैसे कि मान लीजिए एप्पल, तो आपकी मातृभाषा में बताया जाएगा कि एप्पल को हम आपकी मातृभाषा में सेब कहते हैं। अब आपने स्टार्टिंग से तो ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ाया गया है, इसी मेथड से पढ़ाया गया है। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको मतलब बस तरीका पढ़ा दिया गया, बस इतना पढ़ा दिया गया कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। आप अगर यहाँ कहा जाए ना तो आपको मतलब सही से आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, ओनली आप लिख पाएंगे। जो भी मेथड आपको, जो भी रूल्स बताए गए हैं, अगर बताया गया है आपको, जैसे रूल्स की बात करें कि राम घर जाता है, तो आप इस बेस पे ट्रांसलेशन बना दोगे। लेकिन कोई बोलेगा आपसे कि आप 2-4 वर्ड बोल दीजिए, एक सेंटेंस पूरा किसी को बोल दीजिए या फिर किसी से इंग्लिश में बात कर लीजिए, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर फोकस ही किया जाता है आपकी मातृभाषा को, यानी कि जो भी वोकैबुलरी है, कोई भी वर्ड है तो उसे अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करने पर फोकस करा जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हैं।
बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका आ जाता है एरर। एरर यानी कि चलिए बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोई भी एरर्स या फिर कोई भी गलती करते हैं तो उसका जो करेक्शन होता है वो कौन करता है। जैसे कि आपने बहुत बारी नकल लिखा होगा या फिर जो भी आपको काम दिया होगा तो उसमें एरर्स आया होगा, तो आपको जो एरर्स है वो टीचर्स के द्वारा जो है आप सभी को बताया जाएगा कि ये आपने गलती किया, इसको इस तरह से सही। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं जो ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इस पर टीचर्स का ज़्यादा फोकस है। यानी कि टीचर्स आपको जितना सिखाएंगे आपको उतना ही आएगा, उतना ही आपको सीखना है। लेकिन वही डायरेक्ट मेथड की बात करें तो आपको जब आप गलती करेंगे तो खुद आप उसे समझेंगे कि हाँ हमने ये गलती की है और हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन देखिए टीचर्स बस आपको गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टीचर्स की बात करें तो ओनली आपको करेक्शन करके दे देंगे कि नहीं ये होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस पर टीचर्स का ज़्यादा आप कह सकते हैं दबदबा रहता है, ठीक है। अब देखिए अदर्स नेम के बारे में बात आ जाती है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम और किस नेम से जान सकते हैं। सबसे पहले तो GTM, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा GTM। तो GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फुल फॉर्म होता है। तो आप बिल्कुल भी इसको लेकर, अब देखिए फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं हम इसके अलग नामों की। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, मतलब ये नया नहीं है। इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स, इसे हम और भी जो है नामों से जान सकते हैं या फिर जानते हैं। जैसे कि लाइक आप कह सकते हैं पहला तो आपका GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक आ जाता है आपका GCT यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपका GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड आपका GCT यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, थर्ड आपका क्लासिकल मेथड भी इस मेथड को बोलते हैं। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन है इसे क्लासिकल मेथड या फिर ओल्डेस्ट। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज यानी कि इसे हम और नामों से जानते हैं वो है पर्शियन मेथड, जो कि इन USA यानी कि ये आपका मेथड USA में चलता है, USA में बोला जाता है, इस तरीके से इस मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है, पर्शियन मेथड। और नेक्स्ट जो आपकी मेथड है वो है द शिकेरियन मेथड, यानी कि द शिकेरियन मेथड जो है आपको ग्रामर ट्रांसलेशन के इतने सारे नाम जो कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, जो आपकी पर्शियन मेथड है जो कि USA में बोला जाता है, और द शिकेरियन मेथड। तो इन नामों को थोड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद से ये बोला है बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स एलेरिया। अब देखिए ये आपका एक वर्ड आया है जो कि इसका मतलब होता है समय से पूर्व, आप कह सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एलेरिया यानी कि EARLIR, एलेरिया यानी कि पूर्व। इन दिस सेंचुरी दिस मेथड, अभी हम इसे पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि साहित्य। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, दिस मेथड मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो आपका GTM मेथड है वाज यूज्ड फॉर पर्पज क्या था, तो ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। अब देखिए इसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से अगर हम समझें तो टारगेट सेंटर्ड मेथड, यानी कि हमने अभी जाना कि ये टीचर्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। टीचर्स के थ्रू ही बच्चों को जितना भी नॉलेज दिया जाता है उतना ही वो रहता है। जो भी बच्चे होते हैं वो अलग से कुछ भी गेन करने का, कुछ भी नॉलेज गेन करने का मतलब ये नहीं, आप कह सकते हैं फ्लुएंसली, है ना, उनके अंदर इच्छा नहीं होती है। जितना भी किताबें पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा उतना ही वो पढ़ते हैं। तो सेंटर्ड माना गया है,
जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है भैया, ये कह दिया गया है कि जो सेंटर्ड है वो टीचर ही है, फोकस जो मेथड है वो आपके टीचर्स पे ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका आ जाता है फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका फॉर्मेशन वर्ड है, यानी कि इसमें कंटेंट और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन, यानी कि जो भी फॉर्मेशन वर्ड्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस वर्ड में क्या है, इसका क्या कैसे बना है, क्या प्रक्रिया है, रूल क्या है, तरीका क्या है, ये सब बताया जाता है। यानी कि कंटेंट जो होता है ना उस पर फोकस किया जाता है और ना ही मीनिंग्स पर। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि ओनली जो है जो भी बुक्स में जितना दिया होगा उतना ही पर फोकस किया जाएगा, बाहर से कुछ भी आपको इंक्लूड करके लर्न नहीं कराया जाएगा। तो ये सब आपके ग्रामर मेथड यानी कि GTM मेथड में होता है। अब देखिए उसके बाद से आ जाता है अनेबल्स द लर्नर ऑफ रीड द लिटरेचर। अभी हमने पढ़ा ना ये कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर है, यानी कि साहित्य के बारे में आपको जानकारी। अब देखिए अब जब बुक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आपकी मदर टंग्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो साहित्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, तब तो सिंपली आप साहित्य के बारे में जान सकेंगे, या फिर इसके बारे में ही आप पढ़ रहे हैं। तो इस पर जो भी पूरा फोकस होता है वो साहित्यिक जानकारी से रिलेटेड आप सभी का होता है, यानी कि साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद से एक्यूरेसी। अब साहित्य के माध्यम से या फिर बुक के माध्यम से रूल बाय रूल तरीके मतलब तरीकाबद्ध तरीके से आप सभी को सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो ये एक्यूरेसी इसमें 100% आप सभी को देखने को मिल जाता है। लेकिन वही डायरेक्ट मेथड जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फ्लुएंस स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन एक्यूरेसी पर भी फोकस किया जाता है, हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फ्लुएंस जो होती है ना उस पर ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर आपका GTM मेथड होता है, इसमें आपके एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है मतलब कि एक्सप्लिसिट ग्रामर। अब देखिए इसमें जो भी आपके मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो भी प्रक्रिया, जैसे कि जो भी अभी तक स्टार्टिंग से चलता आ रहा है या फिर आप देख रहे होंगे, यानी कि कंटेंट जो भी आपका वर्ड्स है, ठीक है, या फिर जो भी आपका रीडिंग राइटिंग, तो इन सब पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी को जो है लर्न कराया जाता है ना। तो इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा डिडक्टिवली, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से आप सभी को। अब देखिए अगर हम इसे फिर से एक बार रिवीजन करें तो आप सिंपली कह सकते हो जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये फोकस ये मतलब बनाया इसीलिए गया, ये फोकस इसीलिए किया गया कि जो भी लैटिन या फिर ग्रीक भाषा है या फिर जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसे हम अपनी मातृभाषा में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, कैसे पढ़े, क्या प्रक्रिया होगी, क्या रूल होंगे। और वही बात करें कब आया, किसने किया, तो कार्ल पोल्टेज ने कब आया, तो ये आपका जर्मनी इन 18th सेंचुरी, यानी कि आपका 18वीं शताब्दी में जर्मनी में। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि यूज ऑफ मदर टंग का यूज कहाँ करते हैं, तो मदर टंग का जो यूज है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में करते हैं, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट है। मदर टंग डोमिनेट इन, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देता है, तो मदर टंग डोमिनेट इन लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट पर मातृ टंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ग्रामर स्टार्ट डिडक्टिवली, यानी कि रूल प्लस एग्जाम्पल, रूल देन एग्जाम्पल, तर्कपूर्ण ढंग से आप सभी को इसमें शिक्षा या फिर शिक्षण की प्रक्रिया होती है। इसमें ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस मतलब मेथड में आप सभी की जो स्किल्स है जो डेवलप्ड है ये फोकस की जाती है रीडिंग एंड राइटिंग पर। भले ही आपको इंग्लिश बोलना या फिर अच्छे से पढ़ना ना आए, लेकिन रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें टीचिंग ऑफ लैंग्वेज रूल, आप पढ़ाते समय
जो भी रूल्स हैं, जो भी तरीके हैं, उस पर फोकस किया जाता है। वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी जो होती है तो वो आपके मातृभाषा में बताया जाता है, जो कि मैंने आपके एग्जांपल्स के माध्यम से, अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो ये टीचर करेक्शन करते हैं। अदर्स नेम से भी हम इसे जानते हैं, GTM यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GCT यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, प्रशियन मेथड, द सिकेरियन मेथड, तो इस नामों से हम जानते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये हेल्प द स्टूडेंट्स, जो अप्रिसिएट करने के लिए जो इसका पर्पज़ है, वो कैंडिडेट जो भी बच्चे हैं उन्हें हेल्प करेगा, अप्रिसिएट करेगा फॉरेन लैंग्वेज, अपने साहित्य को जानने में, है ना। तो इसके बारे में इसका जो सेंटर्ड माना गया है वो टीचर्स को ही माना गया है, और इस पर जो भी है वो फॉर्मेशन वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें लर्नर जो भी लिटरेचर हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया, एक्यूरेसी पर फोकस किया जाता है। सिस्टमेटिक स्टडी है। तो ये आपका हो गया आज का पूरा लेसन, यानी कि पूरा टॉपिक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दिक्कत होती होगी, आप सभी के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा जितना हम एग्जाम में क्लियर मतलब कर सके, पास हो सके। ज़्यादा हमने फोकस किया नहीं इंग्लिश पर, और पढ़ाया हमें किस तरीके से गया, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ओनली थ्योरी एंड जो भी इम्पोर्टेंट बुक के माध्यम से जो बुक में थे वही पढ़ाया गया, बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया। और जो फोकस किया गया वो मदर टंग, यानी कि अगर एप्पल लिखा होगा, अगर बुक लिखा होगा तो हमें ये बताया जाएगा कि इसे हम किताब बोलते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका है, उसमें बुक लिखा है तो आपको यही बताया जाएगा कि इसे हम बुक कहते हैं। इसमें मदर टंग को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है, यानी कि आपको जो मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, आपके सामने कोई एप्पल है, तो टीचर्स क्या सिखाएंगे आपको कि ये एप्पल है, ये नहीं बोलेंगे कि ये एप्पल, एप्पल मतलब सेव है। लेकिन जो आपका GTM मेथड है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें ये बोला जाएगा इसे हम सेव कहते हैं, यानी कि मदर टंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले पार्ट 2 इंग्लिश, अगर पूछ दे कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसके जो ओरिजिनेटर है, यानी कि डेवलप्ड बाय किसने किया, तो फ्रेंड्स मैक्स मिलन ने किया था। ठीक है, अगर वही बात करें हम कि जो आपका GTM मेथड है वो किसने किया, तो वो आपके जो कार्ल फ्लोटेज है उन्होंने किया था जर्मनी में 18वीं सेंचुरी में, यानी कि 18वीं शताब्दी में जो है आपका GTM मेथड हुआ। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड को डेवलप किसने किया, तो मैक्स मिलन ने। दिस मेथड वाज इस्टेब्लिश किसने करा, कहाँ हुआ, तो फ्रांस में। लेकिन वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका जर्मनी में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस बारी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि देखिए पूछ दिया जाता है कि मतलब GTM मेथड के ओरिजिनेटर कौन है, या फिर डायरेक्ट मेथड के जो है ओरिजिनेटर कौन है। तो आप सिंपली देखिए, जब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे सीरीज से ना, तो आप सिंपली अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप सिंपली टिक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप सभी को कराया जाएगा, वो चाहे बहुविकल्पी हो, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन हो, या फिर लघु उत्तरीय। ठीक है, अराउंड 1900 मतलब 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ्रांस में हुआ था और 1900 ईस्वी में। अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है, जैसे कि जो हमारा GTM मेथड था उसे भी हम अन्य नामों से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो GTM मेथड को हम ओल्डेस्ट नेम से भी जानते हैं, या फिर आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो कि प्रीवियस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लासिकल मेथड, पर्शियन मेथड, सिकेरियन मेथड, तो इन नामों से हम जानते थे। लेकिन डायरेक्ट मेथड देख सकते हैं आपका फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल। देखिए ये आपको कहीं कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट मेथड ना देकर नेचुरल मेथड इसे हम कहते हैं, और ये आप सभी को ध्यान में रखना है, कहीं कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा यूज होता है नेचुरल मेथड का।
तो द डायरेक्ट मेथड को हम इन नामों से भी जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और रिफॉर्म मेथड, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, 4 नामों से जानते हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अभी हमने आपको कहा, देख सकते हैं, दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट आप जीटीएम मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो आपका मेथड है ना, रिएक्शन अगेंस्ट, यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर मेथड है इसी के तहत जो है ये डायरेक्ट मेथड आया। वैसे ये डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उतना चला नहीं, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जीटीएम मेथड का ही ये रिएक्शन रहा, उसके अगेंस्ट ये डायरेक्ट मेथड आया या फिर बनाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ बोला जा रहा है कि दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम मेथड, है ना, रिएक्शन अगेंस्ट, रिएक्शन जो भी थे, ठीक है, जीटीएम मेथड के, तो उसके अगेंस्ट जो भी आपके डायरेक्ट मेथड में है, जो कि अभी हम आगे जानेंगे, आप सभी को सिंपली पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे जैसे ही आप आएंगे तो इसमें द डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट न्यू, इसमें कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट मेथड कोई नया नहीं है। इट्स प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड टू बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी ईयर्स, जो भी इसके सिद्धांत हैं, हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर, यानी कि टीचर्स के द्वारा जो है इसे अप्लाई किया जा रहा है बहुत वर्षों से, है ना, जो भी प्रिंसिपल, जो भी पद्धति है, तो बहुत वर्षों से, ये कोई नई बात नहीं है ना। तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट रिसेंटली इट वाज रिवाइज्ड एज ए मेथड व्हेन द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि मोस्ट रिसेंटली इट वाज रिवाइज्ड एज मेथड व्हेन आई गोल टू इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी फॉरेन लैंग्वेज, और आप सभी को सबसे हम इजीली बात कहें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है ना, हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम इंग्लिश में ही सोचते हैं, हम हिंदी वर्ड लाते ही नहीं, हम अपना मदर टंग लाते ही, हम कुछ भी सीखते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, या फिर कोई भी हमारे सामने वर्ड आ जाए, सेंटेंस पे इस पर फोकस किया जाता है। और वही बात करें डायरेक्ट जो आपका जीटीएम मेथड है, उसमें वर्ड पर यूनिट मतलब फोकस करा जाता था, लेकिन इसमें आपका सोचा भी इंग्लिश में जाता है, लिखा भी इंग्लिश में जाता है, बोला भी इंग्लिश में जाता है। तो फ्रेंड, जो भी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग, कैसे सीखें, कैसे बोले, जो गोल बनाया गया, यानी कि जो भी आपका बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, वो स्किल जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो, ठीक है, तो ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है और यही आप सभी को ये बताया गया है। वहीं देख सकते हैं नीचे आप जैसे ही आएंगे तो कुछ और पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। देख सकते हैं, ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग जो आपका स्टूडेंट्स टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो हमारा जीटीएम मेथड है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था, बोला जा रहा है व्हाट नॉट वेरी इफेक्टिव, यानी कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, यानी कि देखिए कहा जा रहा है कि जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए ये मेथड यानी कि जीटीएम मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि उससे वो सीख ही नहीं पाए, पूरा फोकस उन्होंने अपना मदर टंग पे कर दिया, है ना। तो यही बोल रहा है कि ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो जो आपका टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी कम्युनिकेशन की मतलब जो भी स्किल्स हैं, देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करती हैं। बाकी डायरेक्ट मेथड यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा बच्चों के लिए, लेकिन टारगेट लैंग्वेज जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है बातचीत, प्रोनाउंसिएशन, द डायरेक्ट मेथड बिकम पॉपुलर, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है पॉपुलर
बना है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इसका नाम है, इस फोकस करा जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। वहीं इम्पोर्टेंट देखिए आप सभी के लिए है, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि भाषा सेकेंड, लैंग्वेज सेकेंड, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली द टारगेट लैंग्वेज, है ना, क्योंकि पूरा फोकस जो है टारगेट लैंग्वेज पर करा जाता है इसमें। और हमारा ग्रामर जो आपका मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन जीटीएम मेथड था, उसमें कहाँ किया जा रहा था आपका फोकस, तो उसमें पूरा फोकस आपका मदर टंग पर किया जा रहा था। लेकिन इसमें ऑल इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारी बातचीत होगी, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सोचेंगे, तो वो हमारा टारगेट लैंग्वेज के बेस पे होगा, ना कि मदर टंग के बेस पे, ना कि लैंग्वेज फर्स्ट पर होगा। लैंग्वेज सेकेंड पर यानी कि टारगेट लैंग्वेज पे जो भी होगा मेथड हमारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है, ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली, यानी कि हमने क्या जाना था फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, देखिए हम ऐसे यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको दोनों, यानी कि जो हमारा जीटीएम मेथड है और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें क्या था, ग्रामर इज टू बी टॉट डिडक्टिवली, यानी कि जो भी थे, जो भी मान लीजिए सवाल, तो वो एक निगात्मक या फिर आप कह सकते हैं तर्कपूर्ण ढंग से किए जाते थे। यानी कि जो आपका जीटीएम मेथड था पहले कहा जाता था, अब बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बुक के तरीके से ही पढ़ाएंगे। यानी कि पहले क्या था, पहले आपको बताया जाएगा रूल, उसके बाद से दिए जाएंगे आपको एग्जाम्पल। लेकिन जो ये डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत अच्छा मेथड आप देख सकते हैं, पहले बताया जाता है आपको एग्जाम्पल, देन बताया जाता है आपको रूल। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक और बात, जैसे कि इसमें आपको मतलब एक्यूरेसी पर बाद में फोकस किया जाता है, पहले फ्लुएंसली बोला जाता है, जो भी लिखा या फिर बोला जाता है वो फ्लुएंस तरीके से, है ना। लेकिन क्या था हमारा ग्रामर मेथड में, क्या था कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन इसमें पहले फ्लुएंसली देन एक्यूरेसी, है ना। और इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं वो एग्जाम्पल टू रूल के तहत आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा ग्रामर मेथड था उसमें हम रूल प्लस एग्जाम्पल की तरह आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इन सेंटेंस। इकाई जो है डायरेक्ट मेथड का वो है सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यूनिट ऑफ टीचिंग इन ट्रांसलेशन मेथड, जो आपका जीटीएम मेथड है, उसमें फोकस वर्ड पे करता है। यानी कि सबसे पहले इसे जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पूरे एक सेंटेंस पर फोकस करा जाता है कि इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है ना। उसके बाद से वर्ड बाय वर्ड। लेकिन यूनिट जो आपका जीटीएम मेथड है उसमें वर्ड पर फोकस करा जाता था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं कि यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ पूछ दिया जाएगा ट्रांसलेशन मेथड या फिर डायरेक्ट तो दे देगा सेंटेंस, वर्ड और दो चार ऑप्शन या दे देगा, तो आप सिंपली ऐसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ इन दिस मेथड द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न हिज मदर टंग। यानी कि इन दिस मेथड, इस मेथड में द स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि स्टूडेंट जो है, जो भी बच्चे हैं वो सीख रहे हैं इंग्लिश इन द सेम वे, जो आपकी इंग्लिश है, दे लर्न हिज मदर टंग, यानी कि जैसे मदर टंग, जैसे अपनी मातृभाषा हो। यानी कि ये जो डायरेक्ट मेथड में बच्चे सीखते हैं या फिर सिखाने वाले होते हैं, तो वो ऐसे सिखाते हैं कि जैसे ये आपकी मदर टंग हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी भाषा में, नहीं, जो भी इंग्लिश में सिखा रहे हैं उनको ऐसे सिखाया जाता है कि बस यही होता है, मतलब बुक बोला जा रहा है तो बुक ही होता है और कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। किताब अगर बोला जा रहा है ये पेन है तो ये पेन ही है, इसे हम कलम नहीं सोचेंगे या फिर ना बोलेंगे, तो इस हिसाब से सिखाया जाता है। अगर फूड है तो हम, अब देखिए हम कुछ भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम उसे हिंदी में सोचने लगते हैं कि फूड मतलब तो खाना होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है। फूड है तो फूड है ना। तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है,
यानी कि ऐसे सिखाया जाता है। इंग्लिश इन द सेम वे द लर्न हैज मदर टंग, यानी कि ऐसी इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड में सिखाया जाता है जैसे कि आपकी वो मदर टंग ही हो। अब नीचे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, द टारगेट लैंग्वेज मदर टंग नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नेग्लेक्टेड, यानी कि नेग्लेक्टेड मैंने आप सभी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान न देना, है ना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मदर टंग को जो है आपके टारगेट लैंग्वेज में द डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है डायरेक्ट मेथड में, समझ रहे हैं ना। ऊपर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो भी डायरेक्ट मेथड में पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हमारी मातृभाषा ही हो, है ना। अब मैंने आपको मीनिंग्स के थ्रू समझाया भी, कॉपी को कॉपी ही कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे हम उसे इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, इंग्लिश में ही सुनेंगे। तो ये जो है कहा जा रहा है कि इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए नीचे अब जैसे ही आएंगे, टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अब उसमें क्या था ना कि जब बच्चे गलती कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, टीचर उन्हें सही करके दे रहे थे, बस हो गया। उनको ये नहीं बताया जा रहा था कि आपने ये गलती किया और आपको ऐसा करना चाहिए तो ये सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे अगर गलती करते हैं तो खुद अपने ही माइंड से उसे जो है करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टीचर गाइड ज़रूर करते हैं। तो यहाँ और देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के माध्यम से जो भी कम्युनिकेट मतलब बातचीत जो भी स्किल्स है उसे इंक्रीज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन टीचर्स द्वारा क्वेश्चन किया जाता है फेस टू फेस, और जो भी बच्चे हैं उनके द्वारा आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात बोला गया है। अब देखिए लाइक अगर बात करें तो रेलिया यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से आप सभी को बताए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, इज यूज टू टेक वैक्वलरी, यानी कि देखिए इसमें मैंने आपको अभी कहा क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से बताया जाता है, जो भी है क्वेश्चन पूछा जाता है, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, पिक्चर्स के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। जो भी आपका डेमोन्स्ट्रेशन है यानी कि, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है। तो आपने डेमो तो सुना ही होगा, आपने किसी भी चीज़ का कि डेमो दे दो, यानी कि थोड़ा सा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, है ना। तो ये इसके बारे में यहाँ बोला गया है, यानी कि चित्र के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो भी यूज है, प्रदर्शन है, डेमो है, टू टेक मतलब सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी वैक्युलरी होती है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है, अब इसमें बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइटिंग पर ज़्यादा नहीं, है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, आर गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपकी, अब देखिए बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पे ज़्यादा, लिसनिंग पर, तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सही तो होगा ही। तो ये आपको ख्याल रखना है। द डायरेक्ट मेथड जो भी ग्रामर है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल करेक्ट, यानी कि क्योंकि इस पर फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे किया जाता है तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स यहाँ मजबूत होता है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो आपका यहाँ मजबूत होता है, ठीक है। वही बात करें, देख सकते हैं द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि जीटीएम मेथड में हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, लेकिन द डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट वन वेरी बेसिक रूल। एक बेसिक सा रूल है कि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी मतलब ग्रामर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा फोकस करा जाता है इस पर, है ना।
मैंने अभी बोला इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पर फोकस नहीं किया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि सामने वाला कैसे समझ सकता है, आपको कैसे बोलना है फ्लुएंट तरीके से। और इस पर ट्रांसलेशन का कोई फोकस, इस पर फोकस किया जाता है लर्निंग एंड स्पीकिंग पर। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। इनफैक्ट द डायरेक्ट मेथड रिसीव्स इट्स नेम फ्रॉम फैक्ट दैट मीनिंग्स इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के थ्रू टारगेट लैंग्वेज जो है आपका काम करता है। ठीक है, और इसमें जो भी होता है वो डायरेक्ट तरीके से होता है, जो भी हम सोचते हैं डायरेक्ट तरीके से सोचते हैं। तो ये आपका पूरा डायरेक्ट मेथड रहा। ठीक है, जिसे आप फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर कोई अभी भी आपको डाउट है तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसे और भी अच्छे से जानेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको शेयर करिए, ताकि और भी जो भी प्रशिक्षु हों उनको हेल्प हो सके। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थर्ड पार्ट। अभी हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के 2 पार्ट, साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, टेस्ट कब होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।